आप सभी का स्वागत है। तो बजट पर लगातार ये महा कवरेज, आपको बता दें कि जिस तरह से बजट में बड़ी बातें जो है, एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हुआ, वैक्सीनेशन अभियान से लाभ हुआ है, बजट से महिला और किसानों को लाभ हुआ है, LIC का IPO जल्द आएगा। तो इस पूरी खबर पर लगातार हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ से प्रणवीर पांडे जुड़े हुए हैं और कानपुर से विशाल पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अमित, आपके पास आते हैं। जिस तरह से 2 लाख करोड़ सफर को आश्वस्त करता और आगे बढ़ाता ये बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ इस पैंडेमिक पीरियड में, इस संकट काल में, जहां पर अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के प्रयास किए गए, जिसका नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वैश्विक आर्थिक तंगी और मंदी के दौरान भी जो है वो स्टेबल रही। वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। तो मुख्तार अब्बास का जिस तरह से उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लगातार हम आपको बता दें कि इस पर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अमित, आप क्या रुख करते हैं? जिस तरह से देखिए 2 लाख करोड़ रुपए गेहूं और धान की खरीद पर 2 लाख करोड़ रुपए की MSP का ऐलान किया गया है और किसान जिस तरह से विरोध कर रहे थे, 31 जनवरी को आपने देखा कि जिस तरह से विरोध हो रहा था, तो 2 लाख करोड़ रुपए की जो MSP का जो ऐलान किया गया है, क्या इससे विरोध कम होगा? हाँ भी आएगा। देखिए, किसानों की जो मांग थी खासतौर वो MSP गारंटी कानून को लेकर थी, जिसे लेकर सरकार बात कर रही थी। हालांकि MSP की गारंटी पहले भी सरकारों में नहीं थी और रिसेंटली अभी भी नहीं है। सरकार जो MSP अनाउंस करती है उसके तहत जो है तमाम चीजें जो है वो, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, हर चीज की खरीदारी होती है। और जाहिर तौर पे एक बड़ा बजट जो है वो इस बार सरकार की तरफ से दिया गया। दूसरी बड़ी चीज जो सामने निकल के आती है, गंगा के किनारे के जो इलाके हैं उसके 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो जमीन मोस्टली ज्यादातर जो है वो किसानों के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। जिन किसानों के पास है वो लोग करेंगे और जिन किसानों के पास नहीं है उनके लिए किस तरह सरकार अवेलेबल कराती है देखना होगा। और उसे ऑर्गेनिक खेती के लिए डेवलप किया जाता है। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह कोई योजनाएं आगे वाकई जमीनी धरातल पे इम्प्लीमेंट होती है तो किसानों को न सिर्फ फायदा होगा बल्कि ऑर्गेनिक खेती को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि गंगा का इलाका जो है वो काफी लंबा है। अगर गंगा की हम बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे की बात जो है अभी कुछ दिन पहले हुई थी, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, उसका शिलान्यास किया था। तो जाहिर तौर पे अगर गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का दायरा होता है तो ऐसे में पानी की कमी भी किसानों के पास नहीं होगी और ऑर्गेनिक खेती को अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है और कई सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह से निकल के आ सकती है। एक बड़ी उपलब्धि है अगर योजना जो है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट होती है। रही बात किसानों के उपकरण जरूर सस्ते किए गए हैं। किसानों को पहले GST में भी राहत दी गई थी। जब तमाम ट्रैक्टर पार्ट्स पे 12% की बात हो रही थी तो तभी उसके बाद ही खुद अगली बैठकों में GST जो है वो किसानों की कम की गई थी। क्योंकि खासतौर पर कृषि से रिलेटेड जो भी वेपन्स हैं उनमें GST कम से कम हो, जिससे किसान जो है ना सिर्फ उन्हें खरीद सके बल्कि उनका उपयोग कर सके। तो सरकार क्योंकि कृषि प्रधान देश है, देश की तमाम अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे निर्भर है, तो कृषि को यहाँ पे एक बार फिर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है कि एक बजट जो है वो स्थायी तौर पर रख देते हैं जिससे कम से कम किसान जो है वो ढंग से अपने खेत में मेहनत करेगा और अच्छा उत्पादन करेगा। तमाम और फसलों की बात कही गई है। ऑर्गेनिक खेती से जो फसल का मूल्य है वो फसल का मूल्य भी सस्ता होगा। किसान जो है कम लागत में पैदावार ज्यादा कर सकेगा और ऐसे में किसान को लाभ होगा। तो अगर किसानों की बात करें तो कई सारे मुद्दे हैं। तमाम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें खासतौर पे प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही गई है, उसके लिए भी 48,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। दूसरी बड़ी चीज की
रेलवे को लेके जो हम बात पहले कह रहे थे, रेलवे की पहले भी थी कि तमाम नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और अभी फिर वही बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले बजट की बात करें, इस बजट की बात करें, 25,000 किलोमीटर हाईवे की बात करी है, हाईवे से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 400 वंदे मातरम जैसी ट्रेनें, हालांकि आम आदमी की पकड़ से दूर होंगी, क्योंकि जिस तरह से वंदे मातरम और इस तरह की ट्रेनों का जो किराया है, जनरल कैटेगरी जो गरीब लोग हैं, वो खास तौर पे जो एक 2 टियर या हम बात करें जनरल जो रिजर्वेशन होता है, वो जनरल रिजर्वेशन नहीं ले पाता, टिकट लेके ट्रेन में सफर करता, तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस तरह की चीजें जो है वो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बल देंगी और ये बात जो है वो खासतौर पे फोकस करेगी। गवर्नमेंट अपनी आय का भी साधन बनाए, जिस तरह क्रिप्टो करेंसी या जो डिजिटल करेंसी है, पहले सरकार बैन करने की बात कर रही थी, अब सरकार ने फिर बैन नहीं किया और उस पर 30% तक टैक्स देना होगा। तो जाहिर तौर पर इससे समझा जा सकता है कि जो जिस काले धन की बात होती है, जो लोग जो है वो अपना पैसे जो है वो इस तरह की डिजिटल करेंसी में लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी अब आसान नहीं होगा, क्योंकि कई सारे नियम कायदे पहले से है और आप अगर उसे शो भी करते हैं तो 30% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कई सारे प्रावधान जरूर बजट में किए गए, लेकिन लोगों को उम्मीद ये थी कि डीजल पेट्रोल खासतौर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अमित आपको रोकते हैं, अभी देखते हैं रीता बहुगुणा जोशी कुछ कह रही है। इंडस्ट्रीज वगैरह एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए भी सरलीकरण किया गया है, ताकि निवेश और लगे और जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ हो। तो MSME हो, बड़ी कंपनीज हो, हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको और अच्छा मजबूत करने के लिए, तो जहाँ जहाँ पर नौकरियाँ या जॉब्स मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उन सब सेक्टर्स को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए जो हमारे देश में वस्तुएं बनती हैं, उनके लिए जिन कंपोनेंट्स को आयात करने की आवश्यकता है, उन पर भी कर कम किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, उसका 68% हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा उस पर लगाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य पे तो है ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, MSME हो, हमारा ये उद्योग हो, हर क्षेत्र में, और खासतौर से महिलाओं के लिए भी जो 6 कंपोनेंट्स हैं, उन पोषण अभियान से लेकर और बाकी चीज़ें, जब स्वयं सहायता समूह और हमारे 2 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ियों को मॉडर्नाइज करके उनको एकदम सेल्फ इक्विप करना है। तो बहुत सारा प्रावधान किया गया। मैं समझती हूँ अगर गहराई से देखा जाए तो कोई सेक्टर छूटता नहीं है और हम कर्मचारियों के लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में प्रायोरिटी लाई गई है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट्स भी 14% जो है वो जो उनके PF में जो डालेंगे। तो इस तरह से हर सेक्टर को दिया गया। और डेप्थ में पढ़ा जाएगा तो आप देखेंगे ये एक अच्छा बजट है। इसमें हमारा जहाँ पर इन्फ्लेशन कम होगा, GDP में ग्रोथ होगा, और वहीं पर जो हमारा गैप है, जो रेवेन्यू का गैप है, वो भी कम होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा जो GST में रिकवरी इस साल हुई है, इस महीने हुई है, तो बहुत मायने में संतुलित बजट है, अच्छा बजट। PM आवास योजनाओं को लेकर भी एक फंड एलोकेट किया गया है। आपको लगता है कि हर लोगों को पक्का घर मिले? इसकी PM आवास योजना में स्पष्ट है कि 2024 तक का हमारा ध्येय था, 2025 तक हम पूरा सैचुरेशन पा जाएंगे। जो हर घर जल का भी जो हमारा प्रयास है, वो भी बहुत तेजी से और बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि 2024 का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो एलोकेशंस की जरूरत है, हर घर जल और हर घर और हर एक को छत, इसका प्रावधान अच्छा किया गया। एक आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, क्या तो जिस तरह से बजट आया है उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, अच्छा बजट बताया जा रहा है। और जिस तरह से ये रीता बहुगुणा जोशी उनका कहना है कि बजट अच्छा है और इससे GDP में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं